और पहली बार मुझे दादा मुनि ने क्लैप मारना सिखाया। या किसी फंक्शन में मैं उन लोगों को मिला तो मैंने नमस्ते की, उन्होंने मुझे मालूम है ली नहीं है। तो जुबिन नौटियाल साहब जो है ना, इनसे मिलने की बात हुई तो गिटार विटार लटका के आ गए। मैंने कहा दादा मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आया था। बोले नहीं, तेरे को बोला ना 3 करोड़ का जो लॉस है उसमें लिखे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग डिक्शनरी हैं, तो जो गली हमसे ना लिखी जाए वो हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं। आप वैसा आप कर लीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 पीढ़ियों के साथ मैं जिंदा हूँ और 5 के साथ काम किया, इससे बड़ा स्ट्रगलर कौन होगा। लिरिक राइटर हूँ, जो सबसे पुराना स्ट्रगलर हूँ। नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायरल वाणी। वायरल वाणी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक लेजेंड गीतकार हैं। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री सुधाकर शर्मा जी से। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कि आपके साथ ये पहली बार बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी जी, ये कुछ थोड़ा सा बताएं इस बारे में प्लीज़। ये पहली बार तो समझो मेरे खुद से ही जुड़ा कि मैं पूरे ख़ानदान में पहली बार कोई लड़का जी हरियाणा छोड़ के बम्बई आया। ठीक है। दूसरा, पहली बार मैंने किसी एक्टर से अगर मुलाकात की तो वो थे भगवान दादा जी, लेजेंड। यस। उसके बाद मैं किशोर दा के साथ जब काम करने लगा, उनका असिस्टेंट था, तो पहली बार मैंने जो क्लैप दिया वो दादा मुनि के चेहरे पे था और वो मेरे से रॉन्ग हो गया था। और पहली बार मुझे दादा मुनि ने क्लैप मारना सिखाया। अरे वाह। वाह। और पहली बार कविता कृष्णमूर्ति ने कोई पूरी फिल्म गाई तो वो मेरी थी। अच्छा। सारे गाने उन्होंने गाए जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। जी सुनिधि जी फिल्म लाइन में गाना गा रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन पहली बार अगर कोई उनका गाना सुपर डुपर हिट हुआ तो वो मेरा ही था। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। कमाल। क्या बात है। और हुआ यूं था कि हिमेश जी को लगा कि आज एक कोई डबिंग आर्टिस्ट बुला दीजिए, मैं गाना डब करके सुनूंगा, हम कल किसी से डब कराएंगे। वाह। तो मैंने उनके फादर दुष्यंत जी, उनको बोला कि बेटी को यार एक गाना डबिंग कराना है, हमको पैसे भी मिल जाएंगे और अगर ये अच्छा गा देगी तो हो सकता है गाना रह जाए। माय गॉड। और मैंने सुनिधि को भी ये बात बोली कि बेटा गाना है, ऐसे तो डबिंग ही है और पैसे भी मिलेंगे, अच्छा अगर तूने गा दिया तो चांसेस रहने की भी हैं। वाह। तो बोले अंकल मैं तो अच्छा ही गाऊंगी। मैंने कहा 2 बात का ख्याल रखना, कभी कभी सिंगर गा तो अच्छा ही रहा होता है लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को समझ में नहीं आता, तो वो कहता है कि नहीं और एक बार। तो तुम म्यूजिक डायरेक्टर से क्वेश्चन मत करना कि मैं यही तो गा रही हूँ, वही फिर गा दो। वाह। वाह। मैंने कहा मेरा म्यूजिक डायरेक्टर नया है और थोड़ा सा जरा तुम बस ये संभाल लेना। उस लड़की ने साहब गाना गाया, उस गाने में उनको 2 घंटे से ज़्यादा लगे और एक एक चीज़ जो हिमेश भाई चाहते थे उस लड़की ने गाई। और यही हुआ कि मैंने हिमेश भाई को बोला कि पैसे देने हैं, तो मैंने इतने बोले हैं, मैंने जस्ट डबल बोल दिए, उन्होंने डबल दे दिए, कोई बात नहीं। प्रोड्यूसर से हमारा कोई लेना देना नहीं था। क्या बात है सर। तो उस गाने से सुनिधि की लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन सुनिधि नहीं बदली बिल्कुल। एक किस्सा है उसका जी। हम जब गाना गवा रहे थे तो क्या देते थे उस बेचारी को, 5,000 10,000 बहुत हो गया जी। अचानक वो एकदम आसमान छूने लगी और मेरे पास एक पार्टी आई कि भाई अगर सुनिधि गाना गाएगी तो इस पिक्चर के आप गाने लिख लीजिए। तो मैंने कहा यार ये क्या बात रही। बोले यार बाकी चाहे किसी से भी गवाओ, एक गाना सुनिधि का। क्या बात है। तो मैंने सुनिधि को फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि बेटा मैं उसको ऐसे ही संबोधन देता हूँ। मैंने कहा बेटा सुना है कि
आजकल आप 50,000 रुपये मांग रही हो। बोले अंकल 1 लाख। अच्छा। मैंने फ़ोन कट कर दिया। का फ़ोन आया, अंकल क्या हुआ, फ़ोन क्यों कट कर दिया? मैंने कहा मैं तो 50 पे ही घबरा रहा था, अब तू लाख मांग रही। तो बेटा ठीक है, अभी तो नहीं 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 नहीं, आपने पूछा, मैंने बताया। यस यस यस। आप मेरे बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए, 1.5-2 भी लूँ, लेकिन मैंने बताया आपका गाना कहाँ और कब करना है मुझे बताइए। वाह। मैंने कहा मैं बताऊंगा। नहीं नहीं अंकल, कहाँ और कब करना है वो बताओ। तो मैंने आदर्श नगर में एक मोहम्मद अजीज़ का स्टूडियो था, जी जी। वहाँ पे मैंने सुनिधि को बुलाया। प्रोड्यूसर के पास 11,000 थे, तो मैंने कहा यार कैसे भी करके 21 तो कर दे, भले ही मुझे मत देना, जी कुछ तो दूँ उसको। जी। तो मैंने 21 लिफाफे में रखे और सुनिधि को कहा कि बेटा ये है और इसमें आगे मत बोलो। तो वो लड़की टिल टुडे वाह आज भी मेरा फ़ोन उठाती है, वाह। और अगर मैं उसको गाने के लिए बोलूं तो मुझे यकीन है कि वो आज भी वैसे ही ट्रीट करेगी। वो बिल्कुल नहीं बदली, क्या बात। बहुत अच्छी बच्ची है, और शायद उसका ये ना बदलना ही उसको इस हाइट तक लेके आया। बिल्कुल सर बिल्कुल। और क्या पहला पहला और क्या और हुआ? पहले पहले में एक और मज़ेदार बात यह है कि साहब, हम पहली बार जब फेमस स्टूडियो में, जी एक पहले क्या होता था, हर लिरिक राइटर का, हर सिंगर का, हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक ख्वाब होता था, जी। काश मेरा गाना फेमस में हो। बहुत ये एक ख्वाब था, बड़ी बात थी। तो वो कभी कभी पूरा भी नहीं होता था लोगों का। तो पहली बार जो मैं जब फेमस में गया तो मेरा भी तो ख्वाब था, तो उसमें हमने ये देखा कि वो गाना एक ऐसा गाना था जो पहली बार कविता कृष्णमूर्ति उस गाने को गा रही थी, जिसकी ट्यून शंकर जयकिशन ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त शंकर जी मौजूद नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। ओह माय गॉड। और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ जो कि वो बना के गए थे। जी माय गॉड। अब बातें पहली पहली बहुत सी हैं जी। मैंने ऐसे बहुत से मेरे रिकॉर्ड हैं। शायद मैं पहला लिरिक राइटर हूँ जो सबसे पुराना स्ट्रगलर हूँ। स्ट्रगलर? जी हाँ, मैंने, आप खुद को बहुत बड़ा स्ट्रगलर मानते हैं। क्योंकि ऐसा कोई लिरिक राइटर नहीं है, गाने तो बख्शी साहब ने 6 पीढ़ियों के लिखे होंगे, बिल्कुल। स्ट्रगल नहीं की। मैं स्ट्रगलर इसलिए हूँ कि मैंने 5 पीढ़ियों के साथ स्ट्रगल किए। ओहो, पहले उनके लिए काम ढूंढा, वाह वाह। फिर उनको काम दिया, फिर मैंने काम किया है। क्या बात है। मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आओ मेरे गाने लिखो। मैं काम के पीछे लगा, काम जब मुझे मिला तो मैं जिसके साथ काम करना चाहता था मैंने उसके साथ काम किया। उनमें एक रविंदर जैन साहब। अच्छा। अब वो तो इतने बड़े, मैं तो समझता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर तो अपनी जगह है, लेकिन उनसे बड़ा मैं लिरिक राइटर ही नहीं मानता किसी को। वाह, उनकी वो सहजता, उनकी वो दूर की सोच कमाल की है। बहुत। मैंने उनके साथ भी 3 पिक्चर की, और मैं पहला लिरिक राइटर था जिन्होंने इस शर्त पे काम किया, दादू आपका एक भी गाना नहीं होगा। और मान गए दादा? और दादा मान गए। और दादू की एक बहुत ही महान बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर, फिल्मी रिश्ते, शायद दादू ने कभी फिल्मी रिश्ते नहीं रखे, दिल से रिश्ते रखे। जी मेरी बेटी की शादी थी सर, और मैंने सभी लोगों को, जितने मेरे आजू बाजू थे, सबको कार्ड दिया था। जी जी। और एक नाम नहीं लूँगा, एक आदमी ने मुझे ये भी कहा था कि यार ये कार्ड तू दे रहा है, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। मैंने कहा आप होते तो भी नहीं आते। अच्छा। मैं तो सिर्फ इसलिए कार्ड दे रहा हूँ कि फिर कभी मुलाकात हो तो आप ये ना कहें कि यार हमको याद ही नहीं किया। और रियली वो यहीं थे और नहीं आए। मेरा मन में आया कि मैं रविंदर जैन साहब को भी एक कार्ड दूं। जी। मैं प्यारे भाई को कार्ड देने गया था, बांद्रा में ही था। जी। जैन साहब के यहाँ भी चला गया, और मैंने कहा दादू
ये मेरी बेटी की शादी है और आपको आना है। तो दादू बोले कि रे जरा देख फलानी तारीख को क्या है। तो उन्होंने उनके प्रमोद वगैरह जो ये बच्चे थे साथ में थे। इन्होंने कहा दादू ये तो उदयपुर में शो है अपना उस दिन। अच्छा। बोले ठीक है देखेंगे। मैंने कहा दादू देखो शो तो आगे पीछे हो सकता है, अगर आपका शो है तो ठीक है, अगर कुछ जरा सी भी गुंजाइश हो तो दादू अगर आप आएंगे तो मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी, बाकी तो मेरे यहाँ कोई आने वाला है नहीं। जी। मैंने ऐसा उनको बोला। तो उसने बोला क्यों नहीं भाई, मैं तो आऊँगा, बाकियों की कोई जाने नहीं जाने। अब हुआ ये कि मैं थोड़ा तंगी हालत में शादी हो रही थी जी। मेरा खाने का बिल कुछ 4.5 लाख रुपए था जी। मेरे पास 4 लाख का बंदोबस्त हो गया था और वो भी सब इधर उधर से किया था मैंने। कोई आदमी ऐसा नहीं बचा था जिससे मैं और 50,000 मांग सकूं। माय गॉड। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक ऐसे ही जुगाड़ लगाया। मैंने कहा उसको जो हो उसका बैंकेट हॉल का जो मालिक था जो पैसे ले रहा था, जी। मैंने कहा भाई ठहर जाए, इनको सबको निपटने दे, तू हिसाब किताब मेरा कर, जितना भी तेरा है मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मेरी चूंकि उस हॉल में दूसरी बेटी की शादी थी, एक की पहले हो चुकी थी, अच्छा। तो रिकॉर्ड सही था जी। कि भाई ठीक है पैसे दे देगा। अब मैंने सोचा कि बाकी तो कैश है, 50,000 का एक चेक दे दूंगा और जब अगले दिन फ़ोन करके बोलूँगा कि चेक जब डालना जब मैं कहूँ, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। क्या बात है। ये मैंने एक रास्ता निकाला था। सब जा चुके थे और सीढ़ियों से दादू की एंट्री हो रही थी रात को। अच्छा। मैं देखा दादू आए तो मैं भी गया और ये दोनों आ गए, दादू बैठे। मैंने कहा दादू क्या खाएंगे? बोले भाई खाऊंगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ, बेटी की शादी में आया हूँ। तो थोड़ा उनको शायद उन्होंने क्या खाया मुझे याद नहीं, कुछ थोड़ा खाया उन्होंने और बैठ गए। मैं बड़ा इमोशनल था और रियली मेरी आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि जिनके साथ इतना काम किया, नाम किया, कोई नहीं आया। वेरी सैड। एक आनंद मिलन आके गए थे और एक ये थे। तो मैंने कहा दादू आप आए मेरे लिए बड़ी बात है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जी। कहने लगे सुधाकर, किसी भी परिचित की बेटी की शादी हो ना तो वहाँ गाजे बाजे से जाना चाहिए, वाह। ताकि बेटे वालों को पता लगे कि इसके संबंध कहाँ तक है। आहा, क्या बात है। तो लड़की की इज्जत होती है। बिल्कुल। क्या बात है। लड़के की हो जाओ नहीं जाओ क्या फर्क पड़ता है। तो कमाल के। तो मैंने कहा दादू ये तो अब क्या, मैं मेरे पास तो कुछ जवाब कोई नहीं शब्द था। नहीं। क्या बात है। उसके बाद जब वो उठने लगे तो एक लिफाफा निकाल के मेरे को दिया। दादू ये सब की ज़रूरत नहीं है। बोले इसकी ज़रूरत नहीं है और ये ना कन्यादान है ना दान है, ये सहयोग राशि है। आहा। अच्छा। दादू चले गए, 51,000 रुपये थे पूरे। दादा ने? वाह वाह वाह। मुझे नहीं लगता कि सुधाकर जी दादा के पास से पैसे इस प्रकार से निकल जाए, मैं कभी सोच ही नहीं सकता। ऐसे आदमी के लिए हाँ, आप सोचिए ना, मेरा होता है साहब। ठीक है मेरे जैसे कितने फिरते होंगे, कितनों के उनके साथ काम किया होगा और मैंने कोई डिमांड भी नहीं रखी थी। वो 51,000 रुपये साहब वो दे के गए। मैंने कहा यार तो मेरे को तो 50 ही चाहिए थे, 1,000 वाह। ज़्यादा है। क्या बात। तो इस तरह फर्स्ट टाइम ये भी हुआ आपके साथ? हाँ वैसे तो बहुत सारी, एक और फर्स्ट टाइम हुआ जी। दादू के ही साथ। अच्छा। ऐसा हुआ कि मेरे पास राजेश भाई एक काम आया और मेरे पास पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या है मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है कि मेरे पास जेब में सब्जी तक के पैसे नहीं होते। जी। और कभी कभी ऐसा है तो मैं 5 स्टार में भी खा सकता हूँ, लेकिन खाता नहीं हूँ जी। इस डर के मारे कि फिर सब्जी के पैसे ना खत्म हो जाए। क्या बात तो मैं मैनेज कर देता हूँ। एक काम आया दिल्ली से, जी। काम था 12 लाख रुपए का और मुझे लगा कि मैं पहली बार 12 लाख का काम मतलब कर रहा हूँ करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे लाख रुपया दे दिए कि ये आप रखिए, साइनिंग हो गया। राजेश भाई मैं पूरी रात सोया नहीं क्योंकि मुझे वो काम आता ही नहीं था। ओह। और काम ले लिया। जिसका टोकन ले लिया। जी वो काम आता ही नहीं है। ओह माय गॉड। अब मैं सोचूं कि भाई ले तो लिया लालच में,
अब क्या लेकिन अंदर से गिल्टी हो रहा हूँ कि साला काम होगा कैसे, क्या बात है। काम जब आता ही नहीं है तो होगा कैसे। मेरी मिसेज बोली कि आज आप परेशान क्यों हो, हम्म साइनिंग अमाउंट लेके आए हो वो भी लाख रुपए का, खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। मैंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुबह जब होगी और वो मेरे घर आएंगे या मैं उनके पास जाऊंगा, मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। अच्छा। तो क्या होगा? बोले तो फिर यही होगा, चेक उनका वापस कर देना, जी। सो जाओ, और क्या होगा। मैं चलो ये भी ठीक है सर। मैं सोया नहीं, सुबह नहा धो के चाय वाय पी के मैं सीधा ऑटो पकड़ा और दादू के घर। रविंद्र जैन जी के। अच्छा। और दादू भी चकरा गए, वो भी शायद मॉर्निंग टी पी रहे थे। अरे सुबह सुबह मैंने, दादू मैं बहुत फंस गया हूँ और आप निकाल सकते हो, बता क्या हुआ। मैंने कहा पहले आप वादा करो कि निकाल दोगे, और मैंने कहा ये भी समझ लो रुपये पैसे की कोई बात नहीं है हाँ भाई। कि मैं कुछ मांगूंगा और आप कुछ दोगे, जी। बस बात की बात है। बोले तू मेरा अनुज है यार, बोलना क्या हुआ। मैंने कहा दादू ये हुआ कि मैंने एक काम पकड़ लिया, वो बैले है। बैले मैंने कभी लिखा नहीं है और आपसे बड़ा बैले लिखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। ये काम मैंने पकड़ा है 12 लाख रुपए में। अच्छा। 1 लाख रुपया मैं ले चुका हूँ, आपको 11 और मिलेंगे, जी। आप ये काम कर दीजिए। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं तो 20 लाख रुपए लेता हूँ। अच्छा। मैंने कहा मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कर दीजिए, अच्छा। मेरी इज्जत रह जाएगी। कहना अच्छा डन, अगर मैं उनसे बढ़वा लूँ तो। मैंने कहा तय इतने में कर लीजिए आप, राइट। फिर धीरे से आप बढ़ा लेना, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई टेंशन हाँ नहीं, ये काम हो जाए। पर ये उनका काम हो जाए, मतलब अभी आपको इतना ही करना पड़ेगा। कहाँ है पार्टी? मैंने कहा सन एंड सन में। तो वहाँ चलना है? मैंने कहा नहीं तुम यहीं रहो, मैं लेके आता हूँ। अब मैंने भी चाय पी और उन्होंने मेरे को कुछ नाश्ता भी कराया, मैं जा आराम से। उस घर में बहुत खातिरदारी बहुत होती अरे है। भाई वहाँ से फिर मैं निकला साहब और मैं सन एंड सन आया, सब लोग नहा धो के तैयार थे। मैंने कहा भाइयों एक बात बताऊँ आपको, मैंने लाख रुपए का चेक आपका जो लिया है वो मेरी जेब में है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, कैश तो मैं ही कराऊंगा क्योंकि मेरे हालात ठीक नहीं है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपका काम नहीं कर सकता मैं क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं है। बाप रे। भाई बोले यार जो, अब एक तो था प्रोड्यूसर, एक था फाइनेंसर और एक जो लेके आया था मेरे पास, तो वो मेरी शक्ल देखे कह रहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपसे बड़ा कोई राइटर ही नहीं है। मैंने कहा वो ठीक है, ये चुनरिया वनरिया लिखना बात समझ में आती है, पहले मुझे लिखना नहीं आता। तो फिर मैंने कहा मैं अपने से बड़ा अगर आपको कोई दे दूं तो मेरी जान छोड़ो यार, लाख रुपए समझो कमीशन ले लिया मैंने, और तुम नहीं ले सकते उसको, तुम उसको 50 लाख में भी नहीं ला सकते। बिल्कुल। अब मैं 12 लाख में ला रहा हूँ। दादू को 11 का प्रॉमिस किया था, इनको बोला पूरे 12 देने पड़ेंगे तुमको, ये लाख मेरा। बोले कौन है? हमने कहा बता दूंगा, बोलो। बोले बताइए, रविंदर जैन। अरे तुरंत बल्लियाँ उछल गए वो तो, अब कौन सुधाकर? बोले ठीक है बात कराओ। हमने कहा चलो, हमने टैक्सी की साहब दादू के घर आ गए, उनको फ़ोन कर दिया हम आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर समोसे नाश्ते वास्ते बना और सजाया। हमने कहा दादू ये है। मैं गया दादू के पास अंदर कमरे में, इनको बाहर बिठाया। दादू एक बात बोलूं, पार्टी तो आ गई, अब मेरी एक शर्त है। बोले मतलब? मैंने कहा देख लो, वो शर्त अगर आपने नहीं मानी तो फिर पार्टी को मैं कहीं और ही ले जाऊंगा। अच्छा। यहाँ उल पट्टी भी प्यार से। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब आप लिखोगे तो मैं आपके साथ बैठूंगा। अच्छा। बोले तू सीखना चाहेगा? मैंने गुरु दक्षिणा 12 लाख की, वाह। विधा तो सीखूंगा आप ही से, फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा? कहना ठीक है। क्या मैं चलो बाहर, बाहर लाया साहब। अब वो पता नहीं वो क्या इम्प्रेशन में आए। बोले दादू करना तो था 12 लाख में, लेकिन आपको 15 दे देंगे हम। अच्छा। खुद ही एक्साइटेड हो गए। खुद ही एक्साइट, रविंदर जैन थे कोई। बिल्कुल, ब्रांड बहुत बड़ा। अब तो दादू और भी खुश। समोसे फिर आए। अरे फिर तो जब बर्फियाँ भी आ गई, तय कर लिया भाई 15 लाख में ये सब करना है।
दादू मेरे को अंदर लेके गए, 11,000 रुपये मुझे और कैश दे दिए उन्होंने। बोले तू चेक कैश करा ले। मैं खुश हो गया। अब पहले दिन जब मैं बैठा उनके साथ, मेरी समझ में आ गई यार ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया थी, मैं भी लिख सकता था। अच्छा, कुछ था ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं आता था। हाँ नहीं। 2 दिन बैठा मैं, तीसरे दिन मैंने बोला दादू एक शर्त और है। बोले वो तू बोल दे सारी शर्त। मैंने कहा इसमें 2 भजन मेरे भी ले लो। अच्छा, मैं भी लिख सकता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मैं चाहता हूँ, अब तक मेरी जिद ये थी कि जब भी मैंने काम किया तो लिरिक्स में आपका नाम नहीं आने दिया। इसमें लिरिक राइटर रविंदर जैन, सुधाकर शर्मा आएगा तो मुझे मज़ा आएगा। बोले चलो कोई बात नहीं। अब साहब मैंने वो भजन लिखे, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं लिखता क्यों नहीं हूँ। अच्छा, मैंने जब भी कोई लिखा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अरे तो मेरे को एक मन में डर बैठ गया। कई बार आजमा लिया मैंने, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। लेकिन चूंकि जैन साहब के यहाँ जाना था तो मैंने लिखा, क्योंकि उनको तो पेपर देना पड़ेगा। जी। मैं साहब बड़े मूड में मैंने लिखा। मैंने कहा देखो धुआं उतार दूंगा, मेरे ही भजन सबसे प्रिय होंगे। मैं गया जाके तो पार्टी बैठी हुई थी, दादू भी बैठे थे। तो दादू को मैंने कहा कि दादू ये 2 सुन लीजिए। दादू ने सुने, और सुनने के बाद अपने सुना डाले उनकी जगह कि ये भी सुन लीजिए। प्रोड्यूसर बोले दादू आपका बहुत अच्छा। माय गॉड। तो उनके लग गए, मेरे रह गए। अब मैं जो गया था, मेरा तो 140 रुपये तो ऑटो में ही लग गए। अब मैं क्या बोलूँ? तो दादू बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपन ठीक कर लेंगे, अब तो बहुत है अपने पास, तो अब तो करते रहेंगे, फिलहाल ये तो करते हैं। मैंने राजेश भाई, मेरे को जब कोई ठेस लगती है या गुस्सा आता है तो मैं पैदल चलता हूँ। अच्छा, तो मेरी शक्ति वहाँ लग जाती है, मैं वो गम को भूल जाता हूँ। क्या बात है। पैदल चलता हूँ, मेरी ये आदत है अटिल टुडे। वाह। मैं बांद्रा से पैदल चल दिया, लेकिन मैं गोरेगांव तक तो पैदल नहीं आ सकता था। खार पे आके जो है ना, मैं एक बस रुकी हुई थी सिग्नल पे, चढ़ गए। अब मैं जब डीएन नगर आया तो एक कॉल आता मुझे। अच्छा, कि भाई सुधाकर जी आप कहाँ हैं? तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो था ही। मैंने कहा कहाँ हूँ यार, यहीं हूँ, बोलिए क्या काम है? बोले आपके पास कोई कृष्ण भजन है क्या? अच्छा। मैंने कहा हाँ है, मेरे तो जेब में ही था। तो बोले आप रेड रिबन में आ सकते हैं? मैंने कहा आ जाऊंगा। अब अननोन नंबर है। अब मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं तुम कौन बोल रहे हो, तो यार एक तो आदमी काम दे रहा है, ऊपर से मैं ही नाम पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले सिग्नल पे उतरा, ऑटो किया, रेड रिबन। रेड रिबन पे आके मैंने जो काउंटर वाली को पूछा भाई रिकॉर्डिंग किसकी चल रही है? बोले पंकज उदास की। वाह, अच्छा। फ़ोन था पंकज जी का। अरे वाह, पंकज जी ने फ़ोन किया। क्या बात। मगर उनका नंबर मेरे पास था ही नहीं। हाँ। अब मैं तो खुश हो गया। मैं गया, जाके पंकज जी सामने थे। अरे यार बड़ी जल्दी आ गया। मैं गया डीएन नगर पे ही था साहब, आपका फ़ोन आया, ऑटो पकड़ के यहाँ आ गया। क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो। यार वो कृष्ण भजन अली गनी बोल रहे थे कि आपके पास, आप बहुत अच्छा लिखते हैं भजन का ये वो। मैंने कहा हाँ हाँ। तो अली गनी आ गए, उन्होंने मेरा नाम सुझाया होगा। अब मैंने भजन सुनाया तो पंकज जी को पसंद आ गया। बोले लेकिन यार ये ट्यून इनकी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा इस ट्यून पे कर देता हूँ इसको। अच्छा। 5 मिनट में मैंने वो अपना थॉट उनकी ट्यून पे कर दिया। पंकज जी बहुत खुश हुए, कहना कोई एक और है क्या? मैंने कहा है। दूसरा भी था, 2 ही लेके। भी था, 2 ही थे मेरे पास। मैंने कहा अब ये तीसरा मांगेंगे तो मैं लिख दूंगा। दोनों भजन मैंने कर दिए। पंकज जी बोले बैठो, जाना नहीं। 12 बजे तक रिकॉर्डिंग चली। पंकज जी का पहला भजन का कैसेट है जिसका टाइटल भजन मेरा है। वाह वाह वाह, इस तरह पहला यहाँ भी ये भी पहला आ गया। वाह। और जब मैं निकला वहाँ से तो उन्होंने 50,000 का एक चेक दिया मुझे। वाह।
तो देखिए जो मैं मुफ्त में देने जा रहा था, क्या बात है। अब दादू का सुबह ही आ गया 7 बजे फोन। अच्छा। बोले रे वो जो तेरा एक भजन था वो बहुत है। मैं दादू तो कल ही बिक गया। बिक गया, अच्छे भाव में गया है। वाह वाह तो वाह। इतने हंसे, तो बोले यार बदमाश तू तो पहले ही सौदा करके आया था। मैंने कहा नहीं दादू हो गया। और एक किस्सा तो मैं सुनाऊं साहब, जी। वो बड़ा अजीब सा ही लगेगा, शायद याद भी ना हो जिसका एक किस्सा है। वो है हमारे कॉमेडियन साहब कपिल शर्मा। अच्छा, उनके साथ भी है? हाँ जी। अच्छा। हुआ ये कि कपिल शर्मा जो थे वो आपकी कॉमेडी में उनका बहुत नाम हो रहा था, जी जी। और हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा था कि यही भाई फर्स्ट आने वाला है, अच्छा, वो लाफ्टर चैलेंज की बात हो रही है? लाफ्टर चैलेंज। अच्छा। दिल्ली से एक आदमी आया उसको शो में इनवाइट करने के लिए। हमने कहा अभी कर लो, 4 दिन बाद नहीं आएगा ये हाथ। अच्छा। तो हमने इनको फ़ोन किया, तो ये कहीं इधर ही ओशीवेरा में श्री जी के आसपास रहते थे। हाँ हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक बैंक में आ रहा हूँ, श्री जी, हाँ। आप वहाँ आ जाओ। हम पहुँचे, हमने पहचान लिया, तो आगे बढ़े, होटल में रुके। तो कपिल भाई ने एक ही बात बोली थी, बोले यार कम से कम पहला लाख तो दिलाओ। ओहो वाह। हमारा कुछ 75,080 का बजट था। अच्छा। तो हमने प्रोड्यूसर को बोला भाई एक काम करो, अगर इसको लेना दे 2 लाख, क्या प्रॉब्लम है। तो वो पार्टी ने इनको पहला लाख। जबकि अभी न्यूज़ में मैंने देखा उन्होंने 5 एपिसोड के 26 करोड़ रुपए लिए हैं। हाँ सर, वाह। आज के जो टी सीरीज के बहुत मशहूर सिंगर हैं नौटियाल साहब, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल जी। तो जुबिन नौटियाल साहब जो है ना, इनसे मिलने की बात हुई तो गिटार विटार लटका के आ गए। हाँ हाँ। तो हमने कहा यार आप अच्छा गाते हो, आपको हम अवार्ड दिलाते हैं। हम्म। तो इनको पहला अवार्ड दिल्ली में सुर आराधना का मैंने ही दिलाया था। वाह। आज तो शायद वो मुझे नहीं पहचानते होंगे, उसके बाद मैं कभी मिला नहीं। वाह। अब देखिए एक और पहला जो मेरी ज़िंदगी का ना भूलने लायक है, जी। मेरे को शानुदा दिल्ली में मिले। अच्छा। और मैंने कहा शानुदा आप फिल्म बना रहे हो और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो? हाँ तो मैंने कहा गाने तो मैं ही लिखूंगा ना। हक से। हाँ, और शानुदा ने मुझे बोला कि एक शर्त है। मैंने बोलो। साला सुबह 8 बजे सिटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा दादा मैं तो 7 बजे आ जाऊँगा। सर मैं 7:30 बजे जाता था शानुदा चाय बिस्किट या टोस्ट वोस्ट सब तैयार रखते थे, वाह। और जाते हम बैठ जाते थे। तो उनकी वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसका पहला गाना मैंने ही लिखा। ओ। और उस गाने की बड़ी अजीब सी बात है, जब सारे गाने हो गए तो भाभी कहने लगी कि भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो कहीं नहीं कोई। अच्छा। मैंने कहा लक्की गाना? बोले हाँ चुनरिया नहीं है। अच्छा। शानुदा बोले अरे हाँ यार वो तो लिखना है मेरे को। तो हमने उसमें एक चुनरिया डाली जो अलका जी ने गाई। अच्छा। तो मेरे को शानुदा ने कहा कि कुछ पैसे, एक गाने के उन्होंने 20,000 रुपये। अच्छा। बोला इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने दिल में बोला मैं तो कभी इतने आपको नहीं दिए तो आप मुझे तो दे रहे हैं कम से कम। मैंने कुछ बोला, मैं दादा इतने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई नहीं इतना तो दूंगा। वो पिक्चर नहीं चली। तो बहुत दिनों बाद मेरे को ख्याल आया कि शानुदा ऐसा ना सोचें कि पिक्चर फ्लॉप हो गई तो कोई आता ही नहीं है। तो मैं उनके घर चला गया। अच्छा। दादा बैठे हुए थे, तो मैं दादा नमस्ते, हाँ आजा आजा बैठ। वो ऐसे ही बोलते हैं जी। यही उनकी प्यार की भाषा है, यही अदब की भी भाषा है। जी। बोले कि तेरे को मालूम है कितना लॉस हुआ पिक्चर में? मैं दादा मुझे क्या मालूम। 3 करोड़। मैं तो डर गया 3 करोड़ का नाम सुन के। दादा होता है बिजनेस में ये वो। नहीं वो होता है वो तो ठीक है, लेकिन 3 करोड़ का लॉस हो गया यार। तो क्या पिएगा, चाय वाय पी, मैं नहा के आता हूँ। तो अंदर गए और 40,000 रुपये ले आए। अरे। और आते ही मेरे को बोले कि ये रख पैसे अपने। मैंने कहा दादा मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आया था। बोले नहीं तेरे को बोला ना 3 करोड़ का जो लॉस है उसमें लिखे हुए हैं, अच्छा। तू लेके जा। इसको भी ऐड कर रखा था। इसको भी ऐड कर रखा था। क्या बात। ऐसे हैं हमारे शानुदा। एक किस्सा और मैं आपको, प्लीज बताएं। पहला जी। अच्छा। हुआ यूँ कि ख़राब दिनों का दौर, ये पुरानी बात है। जी। और हम लोगों ने घर में ये तय किया
कि मांग के दिवाली नहीं मनाएंगे। अच्छा। पैसे तो नहीं है हमारे पास तो, लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से, नहीं मनाएंगे दिवाली। बच्चों को भी मैंने सेट कर दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, मान गए। और मैं बहुत ही परेशान, अंदर से मेरे को ये था कहीं से अगर मिल गए बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर था। अशोक जी, मैं अपने यहाँ रहता था, वीरा देसाई रोड, वहाँ पे मैं रहता था। तो वहाँ से मैं निकला, मैं जा रहा था, उन दिनों पेजर चलते थे जी। पेजर पे टू 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 हुई, मैंने साइड में लगाया तो सिटी मॉल बन रहा था। जी। अच्छा। हाँ, ये बन रहा था। तो इधर ही बाजू में एक पब्लिक कॉल था, मैंने पब्लिक कॉल से फ़ोन लगाया तो मेरे को एक कॉल आया कि सर आपको जो है ना सोनू भाई बुला रहे हैं। अच्छा। कौन सोनू भाई? मैंने भाई जब बुला रहा है तो कोई भी भाई हो ना, जलने में क्या तकलीफ जी। मैंने कहा कहाँ आना है? बोले वलेचा चैम्बर। वलेचा सामने ही है। सामने ही है। मैं कहा अभी आया। मैंने जहाँ स्कूटर खड़ा था वहीं छोड़ दिया, रोड 10 कदम बाद। क्रॉस की, मैं चला गया। तो वहाँ पे सोनू निगम साहब थे। अच्छा। तो मैंने कहा सोनू भाई नमस्ते। अरे बड़ी जल्दी आ गए। अरे मैं सामने से जा रहा था, इसका फ़ोन है, अब फ़ोन किया तो अब मैं इतनी दूरी है। और बहुत अच्छा हो गया यार, एक काम कर दे मेरा। ना बोली सर, गाने हैं मद्रास से लिखवा के लाए हैं लेकिन बड़े बेतुके हैं, उनको ज़रा ठीक कर दे। ठीक है सर। बोले वहाँ का बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। बोले हमारे यहाँ समझ लो कि नदीम श्रवण वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे। अच्छा। और क्यूरियोसिटी बढ़ी। मैंने कहा कौन है? बोले विद्यासागर। विद्या जी बोले कि हम गाने तो लिखवा लाए हैं सर, लेकिन हो क्या रहा है कि थोड़ा सा हमको भी लग रहा है कि हिंदी के हिसाब से, मतलब डबिंग पिक्चर थी वो, तो थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ, कुछ और होना चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं कर देता हूँ सर। कितनी देर में कर दोगे? मैंने कहा मैं एक मुखड़ा और अंतरा अभी देता हूँ, तब तक ये दूसरा गाएंगे, मैं तीसरा कर दूंगा, चौथा कर दूंगा। अच्छा। आप कंटिन्यू रखिए आप। अच्छा नहीं आज पैकअप करते हैं, अच्छा। होटल चलते हैं, आप पहले गाने लिखिए, कल से डबिंग करेंगे। मैं सर जैसे आपको मर्जी हो। और धनतेरस से एक दिन पहले की बात है। ओ। ये गए सोनू साहब पैकअप हो गए और हम लोग आए सन एंड सन। अब वहाँ पे वो बोले कि कैसे लिखोगे? हमने कहा बाजा लो, ट्यून सुनाओ और लिखते जाओ, हम तो नहीं लिखेंगे, आप ही को लिखना पड़ेगा। बोले यार मेरे को तो हिंदी नहीं आती। मैंने कहा तुम अपनी भाषा में लिख लो ना। हाँ। सोनू भाई आएंगे उनको लिखवा देना। बोले अच्छा, एक असिस्टेंट को आती थी। बोला साहब मैं लिख दूंगा। अच्छा तू लिख दे। अब बाजा नहीं उनके पास। अच्छा। संडे था। बोले मेरे पास तो बाजा नहीं है। मैंने कहा अभी बाजा ले आता हूँ। मैं वहाँ से गया सनी स्टूडियो, वहाँ जाके पटाया उनको। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे काम मिल रहा है अपने को, बाजा दे दो, अभी 2 घंटे में वापस दे दूँगा, वैसे भी तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। तो पवार साहब थे, उसने कहा यार देख नीचे तो रिकॉर्डिंग है, ऊपर का उठवा देता हूँ तेरे को, कोई सा भी दे दे भाई जी। मैं बाजा लेके आया, उनको कहा कि ये बाजा है सर आप बजाइए। हम लोग बैठे, हम लोग शुरू हुए थे लगभग 2 बजे और साहब 5:30 बजे तक मैंने उनके 6 गाने लिख दिए। वाह। 3 घंटे के अंदर ही। हाँ, वो अपनी ट्यून सुनाते रहे, मैं लिखवाता रहा, लिखते 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 हो गया। अब हमारी एक बात हुई थी काम करने से पहले। मैंने कहा सर आधा पैसा लूँगा, काम शुरू करूँगा, आधा पैसा ख़त्म पे। और मैंने कहा क्या दोगे आप? तो मेरे से बोले आप क्या लोगे? जी। तो मैंने कहा मद्रास की पार्टी है, मैं सर लाख रुपए लूँगा। अच्छा। वो सर लाख तो नहीं दे पाएंगे, मैं आपको 75 दूंगा। जी। दिल में बोला तू 25 भी देगा तो लिखूंगा भाई। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप पहली बार आप मिल रहे हो, चलो। पहली बार विद्यासागर जी के साथ मैंने काम किया। अगले दिन वो गाने डब हुए साहब। डब हो जाने के बाद उन्होंने कहा क्या आपने लाख मांगे थे ना, लाख ही ले लो, लेकिन एक बात है। जी। बोलिए सर। आपका नाम नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि हमने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ, लिखवा लिया है पहले ही जो। मैं सर अगर नाम नहीं आएगा तो फिर 1.5 लाख तो होना चाहिए। अच्छा। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि
ठीक है सर, लाख आप ले लीजिए, 25,000 मैं वहाँ से भिजवा दूंगा। 1.25 लाख में सौदा पट गया। मैंने हिमेश भाई को आगे बताया यार ऐसे ऐसे हुआ, तो वो बड़े हंसे, यार तुमने तो अच्छी बार्गेनिंग कर ली। मैंने कहा लेकिन अब पता नहीं पिक्चर का क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तो कर लिया जो भी कुछ होना था। वो फिर 4-6 महीने बाद ना ये लोग गए टी सीरीज पे म्यूजिक बेचने, तब तक मैं हिट हो गया था। ओढ़ली चुनरिया उनरिया सब मेरी टी सीरीज में थी। तो उन्होंने कहा यार ये म्यूजिक को हम लेके क्या करेंगे, इसमें ना तो कोई राइटर का नाम है ना एक्टर का नाम है, ये वो सब चलेगा नहीं। किसी हिंदी के, बोले सर हिंदी का बहुत बड़ा राइटर, तब तक तो लोग आँख फाड़ के बात करने लगे थे। ये अच्छा था। बोले वो जिसका ओढ़ली चुनरिया सुपरहिट चल रहा है, गाने तो उसके लिखे हुए हैं, बोले उसकी एनओसी लाओ। वाह, उसकी एनओसी लाओ। अब ये साहब आए हमारे पास, आपने पैसे और बढ़वाए होंगे। लग रहा है। तो इसके तो भाई तो फिर ये हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका नाम देंगे, आपने 1.5 मांगे थे, 25 और ले लीजिए। अच्छा अच्छा। मैं फिर कुछ बोला ही नहीं। हाँ। तब तक तो मैं भी ठीक ठाक हो गया था। तो मैंने साहब वो दिया और वो पिक्चर रिलीज हुई। ऐसा भी होता है कहीं। ये भी पहली बार हुआ था। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला, ये आपके थ्रू नहीं। अब आप बताइएगा सच्चाई क्या है कि किशोरदा के साथ आपने 18 साल काम किया, साथ रहे। उनके सुपुत्र भी आपको इनिशियल स्टेज से जानते हैं, अमित कुमार साहब। जी, कि कुछ डिवोशनल आप कर रहे थे और आपने उनसे कहा और वो तैयार नहीं हुए, फिर रेडी हो गए। बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसका किस्सा नहीं बताएं। देखिए वो ऐसा पहली बार है जो हिस्ट्री में पहली बार है। मेरी बात छोड़ दीजिए। हाँ, इसलिए मुझे याद अच्छा। है। हाँ, हुआ ये कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे रामायण रिकॉर्ड करनी चाहिए, और हमने सोचा कि रामायण किसके साथ की जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर जो रेगुलर जो ये धार्मिक काम कर रहे हैं उनके साथ मेरी रामायण कौन सुनेगा, क्योंकि सारेगामा पे भी है, टी सीरीज पे भी है, सब कंपनियों पे उनकी हैं और रोज गा रहे हैं रोज गा रहे हैं। जी। यूनिक क्या होगा? यूनिक क्या होगा? तो यूनिक हुए अमित कुमार। वाह। तो मैंने अमित जी से बात की। अमित जी ने जिंदगी में कोई भजन ही नहीं गाया, बिल्कुल। अच्छा। और पहली बार गाने लगे तो संपूर्ण रामायण गा रहे हैं, वाह, वाह, रामचरितमानस तुलसीदास जी की। तो मेरे से 6 महीने मुझे उनको पटाने में लगे कि क्या करना है। तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन खड़ा कर देते थे। उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन किया कि सुधाकर तू मुझे गवा तो रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा रे। अच्छा। मैंने कहा मैं तो आबाद ही आपके यहाँ से हुआ हूँ, बर्बाद कैसे हो? क्या बात है। जो होगा देख लेंगे। बिल्कुल। बोला देख अभी मैं गाऊंगा, इतना टाइम लगेगा, डिक्शन में लगेगा, उसमें लगेगा। मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप जी। तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ। और मेरे जहन में दूसरा सवाल आया जी कि ऐसा कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है जो मेरे इस काम को निभा सके। और उस वक्त फिर दादू के एक शागिर्द जी, कौन सा? सतीश देहरा साहब। हाँ, सतीश भाई। अरे सतीश भाई के साथ मैंने राजस्थानी में 33 पिक्चरें की हैं। जी। अच्छा। तो मेरा उनका अच्छा है। जी। मैं उनके पास उसमें भी हिट रही होंगी आपके सुपर कई डुपर गाने। हिट है। बिल्कुल। मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार सतीश मैं एक काम करना चाहता हूँ लेकिन आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया अरे मैं कब अलग हूँ। मैंने कहा अलग हो जाओगे जब मैं बताऊंगा। अच्छा। बोले कैसे? मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, कन्वेंस के तौर पे ये अमाउंट मैं आपको दूंगा। अच्छा। आपको रामायण गवानी है अमित कुमार से। ये भी एक यार टास्क। कहाँ अमित कुमार रामायण गाएंगे और मैं गवाऊंगा? मैंने कहा आप गवा सकते हो, आप गवा सकते हो, वो गा लेगा, बाकी और कोई नहीं गवा सकता। बिल्कुल। तो ये सतीश जी का बड़ापन था सर। उन्होंने मतलब आप समझ लीजिए कि बस के भाड़े में फ्लाइट में निकल रहे हैं। क्या अच्छा मेरी example प्राइस है। का एक एग्जाम्पल ऐसा है। बिल्कुल है। और उन्होंने ट्यूनें बनाई और मैंने फिर अमित कुमार जी से कहा कि सर मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि आप कैसे गाओगे, जी। आप हमें टाइम दो, हम घर आना चाहते। तो मैं सतीश जी को उनके घर लेके गया। उन्होंने अमित जी को ट्यूनें सुनाई। अमित जी बहुत प्रभावित हुए सतीश जी से। वाह। और उन्होंने कहा कि यार तुम गवा लेना, मेरे से गाया नहीं जाएगा।
अच्छा। फर्स्ट डे जब स्टूडियो में आए तब भी उन्होंने कहा सुधाकर अभी भी सोच ले। वाह। मैंने कहा मैंने सोच लिया, जी। जब आप बोलोगे पैकअप तब पैकअप। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक लाइन और गा दो, वाह। और जब जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अमित जी का बहुत ही एहसानमंद हूँ। जी उनके पिताजी ने मेरी ज़िंदगी बनाई, बिल्कुल। और ये मेरे लिए एक ऐसा इतिहास बना रहे हैं कि हम दोनों का नाम जब कभी भी आएगा, उनका आएगा तो मेरा आएगा, मेरा आएगा तो उनका आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है और ये राम जी का काम है, जी। ना मैं कर रहा हूँ ना कोई और कर रहा है। राम जी के दो दूत हैं, एक सतीश देरा और एक अमित कुमार। वाह। वो कर रहे हैं, मैं तो प्रबंधक हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं जो देना चाहूँगा वो आपको लेना पड़ेगा। बोले तो फिर जो मैं चाहूँगा वो देना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं चुप हो गया। बोले एक काम करते हैं, ना तुझसे लेना ना मुझको देना, अच्छा लेकिन गवा लेना अच्छे ढंग से। अच्छा। अगर लेजेंड है तो मुझसे वो कुछ नहीं ले रहे, 1 रुपया नहीं ले रहे, वाह। लेकिन मेरे दिल में है, मुझसे जो बन पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन ये उनका बड़ापन है कि वो मुझसे कुछ नहीं ले रहे, आते हैं। पहले पहले तो हम फ़ोन करते थे उनको, अब उनका एक दिन पहले फ़ोन आता है, मैं कल आ रहा हूँ 12 बजे। वाह। और बहुत ही सुंदर गा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आप क्या कोई भी आदमी ये सोचेगा नहीं कि अमित कुमार रामायण को इतने अच्छी तरीके से गा सकता है। बिल्कुल। वाह वाह। और सतीश जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सतीश जी बहुत टैलेंट है। मैं तो खाली हम किताब खोल के डिक्शन पे ही रहता हूँ, लेकिन बाकायदा उनको गवाना, उनको सब करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, ओडली म्यूज़िक जी। मेरा बेटा मनीष उसको चलाता है। तो उसने मुझे ये कहा कि अगर आप ये काम कर सकते हो तो हम लोग इसको अपने ढंग से रिलीज़ करेंगे। बहुत बढ़िया। कमाल। सर एक बात पूछनी थी जी। हमराज फिल्म जो थी उसका टाइटल सॉन्ग बहुत ही ब्लास्टिंग हिट हुआ था, कुमार सानू साहब ने गाया था। उसी में एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता। दूर नहीं रह सकता, पूरा गा नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। जी जी। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी वो जानना चाह रहा था कि इस गाने को 2-3 सिंगर्स ने गाया था, क्या ये सही है? अगर हाँ बिल्कुल तो ऐसा क्यों? बिल्कुल सही है। और ये ऐसा क्यों की बात ऐसी होती है कि वक्त कभी कभी बहुत कुछ करा देता है। ये हमने नहीं गवाया, हालात ने गवा दिया। अच्छा, यहाँ भी हालात। हाँ, यहाँ भी हालात, और ये भी पहली बार ही हुआ। अच्छा तो हुआ यूं कि साहब हमने ये गाना बनाया, जी। तो मेरी और हिमेश जी का जितना भी काम हुआ है 99% हम दोनों की एक बात होती थी कि सिंगर हम ही तय करते थे। जी। या वो सजेशन दें तो मेरी हाँ ना होती थी, या मैं कुछ बोलूं तो उनकी हाँ ना होती थी। तीसरे की हम सुनते नहीं थे, हम ट्यून ही उस हिसाब से बनाते थे। जी। हिमेश जी का ट्यून बनाने का ढंग था, तो हमने के लिए गाना बनाया। अच्छा। और ये गाना हाजी अली पे हम जूस पीने जा रहे थे, रास्ते में मैंने लिखा था। वाह। मेरे को हिमेश जी बोले यार कोई ऐसा वर्ड दो जो अभी तक आया नहीं हो। मैंने कहा एक अनम्यूजिकल वर्ड है, उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, आप कर लो। अच्छा। बोले क्या? मैंने बर्दाश्त, बोलते सब हैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं, लेकिन उस पर गाना नहीं हो सकता। क्या बात है। बोले क्यों नहीं हो सकता? अनम्यूजिकल है यार। बोले आप लिखो, मैं बनाऊँगा। मैं खाली बीच में रोकूंगा, तो इससे पहले आपने बर्दाश्त पे कोई गाना नहीं सुना था? नहीं, है ही नहीं। आप बताओ। अच्छा जी, और ये भी पहली बार? पहली बार। हाँ। तो मैंने ये गाना, हम लोग जूस पीने जा रहे थे अपना हाँ। हाजी अली, जी। तो वहीं बीच में हम लोगों ने गाना लिखा और हिमेश भाई ने ट्यून बनाई। तो हमारा दोनों का एक ही शब्द निकला यार, के से गवाते हैं। ओह। तो हम लोगों ने के को अप्रोच किया और के ने ये गाना गाया। उससे पहले 1-2 बार बात हुई कि कौन गाएगा, हमने कहा सर के। तो कोई बात नहीं हुई। गाना जैसे ही ख़त्म हुआ तो भाई हम लोग बाहर निकल रहे हैं और सबके चेहरे फ्यूज हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब। हिमेश भाई बोले सर क्या हुआ? हमने कहा एक काम करते अपन दोनों निकल चलते, इनको बैठे रहने दो, जो हुआ गाना तो हो गया। तो हम लोग निकल ही रहे थे, तब तक आवाज़ पड़ी भाई इधर आइए, क्या लगता है आपको ये गाना? हमने कहा सर सुपर हिट है। अच्छा। तो बोले लेकिन मज़ा नहीं आया। किसने बोला ये? ये
हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, अच्छा। और एक दो ने बोला, और फिर ये सजेशन लोग देने लगे कि क्या करना चाहिए। कईयों ने कहा ये बदल दो, कोई बोलता है ये बदल दो। एक सज्जन ने जी। कहा कि बर्दाश्त शब्द ही निकाल दो इसमें से। ओह, जो इतनी मुश्किल से पहली बार तो उस पर काम हुआ है। तो वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा सर ऐसा है, गाना ही दूसरा कर लीजिए आप, क्योंकि ये तो बर्दाश्त पे ही गाना बना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। वाह। फिर ये हुआ कि चलिए एक काम कीजिए, किसी और से गवाइए। तो अब हम बगले झांकने लगे, तो ठीक है भाई किससे गवाना है। तो सजेशन आया एक दिन बाद के सोनू निगम से गवाइए। अच्छा। हमने सोनू भाई को अप्रोच किया, सोनू भाई आए, गाना गा के चले गए। अब दोनों गाने सामने थे। ये जब गाना शूट हो रहा था तो मुझे हिमेश भाई ने बोला कि सर आपके घर के पास गाना शूट हो रहा है, ज़रा जाके देख के आओ। मैं जब वहाँ पे गया तो केके का गाना चल रहा था। ओह। तो मैंने कहा यार भाई ये तो केके का गाना चल रहा है। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सही बात कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्टर साहब मुझे बोले कि कैसा लगा? हमने कहा मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा? क्या मतलब? मैंने केके का गाना है ये। नहीं ये सोनू का गाना है। अच्छा। तो सरोज जी थी। मैंने कहा दीदी ये गाना ऑफकोर्स केके। अब हम तो चले आए और बाद में वही गाना रहा। अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि सोनू साहब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन भी थे और इतने बड़े सिंगर हैं, उनका क्या करें। तो ये फिल्म में गाना केके का था और उन दिनों कैसेट चलता था, उसमें रीमिक्स करके सोनू का डाला गया। ओह, इसकी भी ये कहानी है इसकी। देखिए गाना बहुत पॉपुलर है और हम केके का ही जानते हैं। सब उनका ही जानते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसी घटना भी हुई है या होती है कि फिल्म बन गई, आपने बोल दिया कि सर ये गाना रख लें, ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ जी। लेकिन एक बहुत ही फेमस किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे समीर अंजान ने खुद सुनाया। अच्छा। मेरा एक एपिसोड था तो उन्होंने ही ये किस्सा सुनाया। अच्छा। और किस्सा यूं है कि डॉन पिक्चर बन रही थी जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और अमिताभ बच्चन साहब को बाहर कहीं जाना था और ये सारी डेटें दे चुके थे। अंजान साहब को लगा कि मेरे पास एक गाना है जो सुपर हिट है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार ये गाना अगर इस फिल्म में हो तो सुपर हिट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने जावेद साहब को अप्रोच किया और उनको ये गाना सुनाया गया। जावेद साहब को गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को बोला कि ये गाना बाबू इस पिक्चर में डालना ही है, सुपर हिट है। उसने कहा मैं तो डाल दूंगा लेकिन ये तो अमिताभ तो यहाँ है ही नहीं, वो शो में ही जा रहा है, तो कैसे होगा। तो जावेद साहब इस मामले में बड़े जुनूनी हैं। उनको लगा कि मैं उससे बात करूंगा। तो अमित जी से बात हुई जी। ये फिर अमित जी ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे पास एक दिन है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो देखो। तो ये दिन के दिन गाना रेडी हुआ, रिकॉर्ड हुआ, मिक्स हुआ और ये प्लान की गई कि एक दिन में गाना कैसे हो सकता है। तो ये धोबी तालाब में घुसा दिया अमिताभ बच्चन को और समंदर के किनारे 2 स्पॉट पर गाना कंप्लीट किया। और ये गाना उस फिल्म का लीडर गाना है आज तक, खाई के पान बनारस वाला डॉन। वाह वाह। तो ऐसा क्या हिस्ट्री है। देखिए जो आने ही वाला नहीं था उसने इतिहास रच दिया। वाह वाह। तो ये कभी कभी पता नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल अंदर की बात हो जाती है, कई बार कुछ भी हो जाता है। एक फिल्म बन रही थी मजहब से मोहब्बत तक। अच्छा। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रामशंकर और इसमें काका जी जो है ना मेन रोल कर रहे थे। अच्छा। और मैं काका जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे ये मौका मिला कि मैं उस पिक्चर में गीत लिखूं। तो मैं जब गया राम भाई के यहाँ तो उन्होंने डायरेक्टर से मिलाया। डायरेक्टर मेरा पुराना दोस्त था। अरे यार मज़ा आएगा तू गाने लिखेगा तो सर मैंने कहा भाई यार मेरे लिए तो बड़ी बात है। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजेश खन्ना साहब के लिए गाना लिख रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने गाना लिखा साहब जी। वो गाना था मजहब से मोहब्बत तक का सफ़र इंसान जो तय कर लेता है जी
अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। वाह वाह, वाह वाह। वाह। कहता है कि तकसीम ये धरती कर लोगे, हम्म, तकसीम ये ये धरती कर लोगे, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के नाम कुछ रख लोगे, जी बहते धारों का क्या होगा। क्या हुआ। वाह, शिव की गंगा भी पानी है, हम्म, आबे जमजम भी पानी है। जी शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। वाह, वाह वाह वाह। ये तो मैंने सुना है ये टीवी पे। हाँ, ये टीवी पे आपने सुना होगा, आशुतोष राणा जी Yes. ये 4 लाइन हमेशा बोलते हैं और काफी तो ये आपकी है। ये मेरी क्या है। बात है। और ये हुआ यूं कि हम आशुतोष जी के साथ एक पिक्चर कर रहे थे, चोट। जी उन दौरान मैंने ये गाना लिखा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, मैं किसी फंक्शन में पढ़ सकता हूँ। तो मैंने कहा इजाज़त है, आप पढ़िए। तो वो तो कोई बात नहीं है, हाँ। वो इतने बड़े स्टार हैं, पढ़ते हैं, मुझे तो खुशी होती है, लेकिन ये मेरी लिखी हुई है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी लिखी है, बस वो पढ़ देते हैं और तालियां बज जाती हैं। कई फंक्शंस में इन दिनों कई सोशल हाँ, मीडिया पे आज तक पे उन्होंने ये हाँ, कहा। हाँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरी कुछ लाइनें हैं जो किसी को इतनी पसंद हैं कि वो अपने कोट करता है उनको, मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छी बात है। ठीक लोग बड़े बड़ों के शेर पढ़ते हैं, कहाँ उनका नाम नाम लेते में हैं। हाँ, सर मैं बुक में पढ़ रहा था, आपने अपनी धर्मपत्नी का नाम चेंज किया, क्यों किया था? देखिए भाई, पत्नी का नाम चेंज किया। हाँ ऐसा है राजेश भाई, आप ज़्यादा ना कुरेदें, क्योंकि आप भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आप पॉडकास्ट पे बैठे हो, बात अलग है, आप सब कुछ जानते हैं। उसमें एक बात यह है कि फ़ैन जो है ना, हमेशा अंधे बहरे गूंगे होते हैं। हाँ, क्या बात है। उन्हें सिर्फ जिसके वो फ़ैन है वही नज़र आता है, जी उसमें कोई ऐब नज़र नहीं आता। और मैं जितेंद्र साहब का इतना बड़ा फ़ैन हूँ आज भी, कि जब मैं उनका फ़ैन, उस समय जब फ़ैन था, जब मैं दिल्ली में था, जी रोड पे जो किताबें बेचते हैं ना, अगर किसी भी मैगजीन में जीतू भाई का फ्रंट पेज है, वो कोई से महीने की कोई से साल की हो, जो उस पर प्राइस लिखी है वो मैं दे के उसको ले लेता था। ओ दीवानगी। दीवानगी उनके नाम की, और उनकी पिक्चरें मैंने कई कई बार देखी, कई बार। कोई पिक्चर ऐसी नहीं है जो मैंने 4 बार 5 बार नहीं देखी है। कमाल है। तो जब मेरी शादी हुई जी तो मेरे एक मित्र थे, वो बोले कि जो मुझे बम्बई लेके आए थे, अच्छा भाई विजय वही, जी। हाँ विजय जी। यस। तो वो मेरे को बोले कि यार जीतू की शादी हो गई। अच्छा तो मैंने कहा फिल्मी थे वो। हाँ, मैंने कहा हाँ हो गई। कहता यार उसकी बीवी का नाम शोभा है। मैंने कहा मैं भी जब शादी करूंगा तो शोभा ही नाम रखूंगा। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरी जब शादी होने को आई तो उनका नाम उर्मिला था, बड़ा अच्छा नाम था। तो मैंने पहली शर्त ये रखी थी कि भाई मैं नाम चेंज करूंगा, क्योंकि जितेंद्र की बीवी का नाम शोभा है तो मेरी बीवी भी शोभा होगी। और जीतू भाई का मैं इतना बड़ा मतलब मैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कल था तो आज नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो अगर नहीं होते तो मैं फिल्म लाइन में ही नहीं होता। और मज़े की बात है कि आज तक मैं उनसे रूबरू नहीं मिला, ऐसे दूर से शक्लें देखी हैं। तो फिर सुधाकर जी, आपने जीतू साहब से मिलके एक किस्सा शेयर किया होगा उनके साथ? भाई किस्सा शेयर की तो बात छोड़ो, मैंने कभी उनसे मैं पैर छूना चाहता हूँ, उनके पैर ही नहीं देखे मैंने अभी क्या तक। बात कर रहे हैं। सिर्फ चेहरा ही चेहरा देखा है। ओ माय गॉड। आपके इतने फैंस हैं और आप जितेंद्र जी के फैंस हैं और आप उनसे आज तक मिले नहीं? नहीं, वो मैं मिला इसलिए नहीं कि मेरे मन में एक बात थी कि मैं जिनका फ़ैन हूँ, अगर वो मुझसे ना मिले और कोई मेरा दिल टूट गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भगवान ही रहे तो अच्छा वाह है। वाह वाह वाह। क्या बात। क्योंकि मैं इस काबिल ना था कि मैं उनसे मिल सकूं, मैं तो स्ट्रगलर था। और जब भगवान ने थोड़ा सा काबिल बनाया तो एक मौका आते आते रह गया। अच्छा उनके बेटे की एक पिक्चर थी जो बना रहे थे, जिसमें हिमेश जी का म्यूज़िक था। अच्छा। उसमें मुझे गाना लिखने का मौका मिला था। मैंने कुछ गाने लिखे भी थे, लेकिन वक्त की हेरा फेरी और तकदीर की बात कि अचानक मुझे ड्रॉप करके किसी और को उन्होंने ले लिया। तो वो एक मौका था, मैंने नए कपड़े खरीदे थे, नए जूते थे, और मेरी तमन्ना थी कि मैं जीतू साहब के साथ एक फ़ोटो भी निकालूंगा, लेकिन वो मौका मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी थी,
वो मैंने आपको भी दी थी, तो मैं वो भी सोचा जीतू भाई को जाके दूंगा, लेकिन वॉचमैनों ने अंदर नहीं जाने दिया और मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई सोर्स लगा के जाऊं। सोर्स मेरे पास बहुत है, मैं चाहूं तो सोर्स लगा के कल मिल सकता हूं, लेकिन उस मिलन का क्या फ़ायदा। आप बहुत खुददार व्यक्ति हैं। नहीं, खुददार नहीं साहब, मैं खुददारों के साथ रह रह के खुददार हो गया। क्योंकि ये जो बुक का जिक्र कर रहे हैं अशोक जी, मैं जब पढ़ रहा था उसमें एक बात लिखी है कि आप अपनी बुक के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जब भी आपका कहना है उसमें कि जब भी आप उसे देखते तो आपको लगता है ये भीख के पैसों से ये किताब छपवाई है। क्या बात है। मुझे लोगों ने बोला कि आप फलाने के पास जाइए, फलाने, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी से लेटर भी नहीं चाहिए। लोग जाते हैं मेरे बारे में 2 शब्द लिख दीजिए, वो सब झूठ है। क्या सच्चाई लिखेगा? सच्चाई तो नहीं लिखेगा, तो मैं क्यों लिखवाऊं किसी से? वाह। पढ़ने के बाद अगर कोई मुझे लिखे कुछ भी है कि मैंने आपकी किताब लिखी, जबकि मुझे लगता है कि आप पहले व्यक्ति हैं जो जिस तरह से सवाल कर रहे हो, आपने किताब पढ़ी है, लोगों ने फोटो तो देखे होंगे, किताब नहीं पढ़ी। क्या बात है। और क्यों पढ़े? मैं कौन सा इतना लीजेंड हूँ मेरी किताब पढ़े? पर मेरे ये किताब भी धोखे से छपी। रिकॉर्डिंग चल रही थी जी, और एक आदमी वहाँ पे था, उसने कहा सर आपने इतना काम किया है, आपके पास तो आपकी तो किताब छपनी चाहिए। मैंने कहा सर लेकिन मेरे पास किताब में कैसे छपेगी? तो अरुण शास्त्री करके एक जर्नलिस्ट थे। अच्छा। उसने बोला यार तुम मेरे को सिर्फ 50 रुपये रोज देना, एक सिटिंग के 50 रुपये, जी, मैं लिख दूंगा किताब आपकी। अच्छा। मैंने 50 तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो गायब हो गए कहीं। अच्छा। उसके बाद एक पूना से एक आदमी आ गए, उन्होंने कहा साहब मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए लेकिन आपके ऊपर किताब लिखनी है। वाह। हमने कहा सर वो तो ठीक है लेकिन कैसे लिखोगे? वो पूना से आते थे, श्रीकांत जी उनका नाम है जी, पूना से आते थे, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, हर हफ्ते आते थे। 6 महीने में उन्होंने एक किताब लिखी। और जब मैं पब्लिशर के पास गया तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आपके तो बड़े बड़े संबंध हैं, बोले आप मत जाओ मैं जाके ले आता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा फिर ये किताब मेरी ना होगी, ये तो एक भीख का सौदा हो गया कि मैं अपनी लाल करने के लिए किसी से पैसे मांगूं, और अगर मुझे कोई दे भी देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है। फिर बोले वो एक लेटर लिखवा लीजिए। हमने कहा मैं जिसको बोलूँगा कि मेरे बारे में 2 शब्द लिख दो वो तो लिखेगा, लेकिन सब झूठ होगा। अगर वाकई में वो मुझे इतना प्यार करता है तो कभी फ़ोन पे भी तो करेगा ना, कभी मेरे काम तो आएगा ना। सही बात। जैसे कुछ लोग आते हैं, तो मैंने सर वो किताब में किसी से कुछ नहीं किया और आज तक 1 रुपये की किताब वो बिकी नहीं है। मैंने ही लोगों को दिया है, ना उसे कोई पढ़ता है। लेकिन अब मेरे घर में भी इतनी किताब रखने की तो जगह नहीं है, मैं भी जो आता है उसको बांट देता हूँ। सर आप अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रगलर मानते हैं जी। क्यों? 5 पीढ़ियों के साथ मैं जिंदा हूँ और 5 के साथ काम किया, इससे बड़ा स्ट्रगलर कौन होगा? क्योंकि कई पहली पीढ़ी के साथ ख़त्म हो गए, कई दूसरी के साथ ख़त्म हो गए, कई तीसरी के साथ ख़त्म हो गए, कई चौथी के साथ ख़त्म हो गए। मैं तो 5वीं के साथ भी जिंदा हूँ। और स्ट्रगलर इसलिए हूँ कि मेरे को कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने फ़ोन करके काम नहीं दिया। अच्छा। मैंने हमेशा काम ढूंढा, पाया और मनपसंद म्यूज़िक डायरेक्टर को काम दिला के मैंने काम किया है। इतने सब हिट गानों के बाद भी ऐसा रहा है या? ऐसा होता है सर। मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने सबसे ज़्यादा हिट सलमान भाई के लिए लिखे जी, वो हिट हो गए जी। जैसे जैसे पहले हीरो होते थे, हीरोइन होती थी, कोई राइटर का अच्छा गाना हो जाता था। राजेंद्र कुमार का बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हसरत साहब उसका ब्लैंक चेक दिखाते थे कि मुझे मिला था। मुझे किसी की एप्रिसिएशन में आज तक किसी का कभी कोई फ़ोन नहीं आया कि यार ये गाना बहुत अच्छा है। या किसी फंक्शन में मैं उन लोगों को मिला तो मैंने नमस्ते की, उन्होंने मुझे मालूम है ली नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? सर मैं कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी नहीं, ये मैं समझता हूँ कि
मैं उस दायरे में नहीं आता हाई फाई में जिसमें आजकल के हीरो हैं। मेरी तारीफ धर्म जी ने की और मेरी तारीफ जो है अमित जी ने की, मेरी तारीफ जो है सौरभ मोदी ने की, मेरी तारीफ राज कपूर साहब ने की। वाह, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए मैं फिर सर कोई बचता नहीं है फिर। उनके साथ तो मैं बच्चा ही था, लेकिन ये जो जिनके साथ मैं हिट हुआ और जिनके साथ मैंने काम किया, इनको तो शायद मैं अगर नमस्ते करने जाऊं तो ये नमस्ते ले लेंगे, लेकिन ये भी नहीं पूछेंगे तेरे क्या हाल है। वेरी सैड। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हुआ, एक कोई मैं पिक्चर कर रहा था, पूरे गाने मैंने लिखे जी। और मेरे को 2 मिनट में आया कि आप स्टूडियो मत आना, निकाल के किसी और को ले लिया। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि यार तुम्हारे साथ बुरा हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो राजेश भाई एक्चुअल में क्या है कि ये मेरे ही साथ नहीं, इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ हुआ है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ इसलिए मैं स्ट्रगल करता हूँ कि इतना सब करने के बाद आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, और मेरी एक नेचर है कि जब कभी मेरे पास ऐसा लगता है कि काम नहीं है तो मैं ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम करता हूँ जिनका काम कभी बाहर ही नहीं आएगा और ना वो मुझे कुछ देते हैं। लेकिन मेरे मन में एक रफ़ी साहब का एक वाक़या याद आता है कि वो किसी से कह रहे थे कि नहीं नहीं गाना तो मैं ही गाऊंगा। तो सामने वाला आदमी बोल रहा था नहीं नहीं सर, इसने पिछली पिक्चर में किशोर कुमार को गवाया था। तो रफ़ी साहब ने कहा कि देखिए उससे पहले मुझसे गवाया था, क्या बात है, और अब किशोर कुमार से गवाया, और ये फिर मेरे पास आया। वाह, तो उसको इस बात की तो खुशी होगी कि उसका कोई ना कोई है। वाह क्या बात है। तो मुझे गाना चाहिए, और रफ़ी साहब ने गाया। ये नीलम सरदार थे जिनका नीलम रेस्टोरेंट है, ये उनकी बात है। अच्छा, तो ये क्या होता है कि आज भी जब हम इस तरह से जैसे काम करते हैं, मैंने कई बार कोशिश की मैं बॉबी देओल साहब से मिलूं, नहीं मिले। वह मैंने चिट्ठियां भी भेजी, मैं किताब भी देने गया, जिस उनकी लाइफ की बेस्ट पिक्चर है, बेस्ट। लेकिन साहब उसमें मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको एक स्टेटस चाहिए। ये स्टेटस मैं दिलीप कुमार साहब के एक किस्से से आपको जॉइंट करता हूँ जी। जो एक मेरे लिए एक बहुत ही सुकून भरी एक घटना है। दिलीप साहब को हम एक अवार्ड देना चाहते थे दिल्ली में, पंजाबी कला संगम जी। उसके लिए हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट में उन्होंने हमको घर बुलाया, घर बुला के सारी बातें हो गई। सारी बातें हो जाने के बाद तो जो हमारे शो ऑर्गेनाइज़र थे अपना शर्मा जी, उन्होंने कहा कि देखिए ये एल्बम हमने राजेंद्र कुमार को दिया, सुनील दत्त को दिया, धर्मेंद्र को दिया, फलाने को दिया, पूरा सब दिखा रहे थे, राज कपूर साहब को दिया। तो दिलीप साहब कम बोलते थे लेकिन गोली की तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है ये रख दीजिए, हम पढ़ के आपको जवाब देंगे। तो हमने पूरा सब रख दिया। 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बुलाया जी। कहते हैं कि हमको आप अवार्ड इसलिए देना चाहते हो कि जिस तरह से ये इतने लोग हमें दिखाए, अगली बार हमारा भी एक फ़ोटो दिखाओगे। क्या बात है कि हमने दिलीप कुमार को भी दिया। अच्छी बात है, क्योंकि कोई ये नहीं पूछेगा कि दिलीप कुमार कौन, लेकिन अगर आपका अवार्ड मेरे घर में लगा तो पूछेंगे ये अवार्ड कौन, क्या बात है, ये कौन सा अवार्ड है। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। क्या बात। तो अब होता क्या है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो अब उनको लगता है कि भाई कौन सुधाकर, अगर ईश्वर ने मुझे उतना फेम नहीं दिया तो वो मुझसे क्यों मिलेंगे। ठीक है, मेरे से किसी ने गाने लिखवाए, मैंने लिख दिए, आपने फिल्म में गा दिए, आप सुपरहिट हैं, लेकिन आप मिलना नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। मुझे उसका कोई गिला नहीं है। वो जब तक यहाँ पे आपका
स्टैंडर्ड, अगर मेरा नाम हो जाता, मैं कुछ बहुत बड़ा हो जाता या बहुत बड़े बाप का बेटा होता, तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब मेरी पिक्चर सेट पे थी, जी इंसाफ का सूरज, जी। तो बड़े बड़े एक्टर जो है ना मेरे झोंपड़े में आ जाते थे मुझे भी ले लो। कि मैं भी हूँ, और सुबह ही सुबह आके घेर लेते थे। कई एक्टरों ने मेरा जन्मदिन भी मनाया। और ऐसा भी था सर, एक दौर आपको ऐसा बताता हूँ जब मैं हिमेश के साथ एज ए लिरिक राइटर था, आप समझ जाएंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े सिंगरों के जन्मदिन पे चांदी के कप मेरे घर आते थे। अच्छा। जन्मदिन उनका, जी। मेरे घर क्यों आ रहे हैं? ताकि मैं उनके लिए हिमेश के पास अच्छा। उनका नाम सेफ रखूं। कमाल है। मैं वहाँ से निकला, जन्मदिन अब भी आते हैं, क्या बात है। कोई याद भी नहीं करता। तो ये लाइन ही ऐसी है, लाइन अजीब है ये बहुत। इसमें किसी का बुरा नहीं। उगते को सलाम। उगते को सलाम है, वो ठीक है, लेकिन सलाम भी जो है ना पहचान मांगती है सर। कि अगर उनको लगे यार ये किसको सलाम कर रहा है, ये कौन है, बिल्कुल, सलाम वहाँ करने वाले की क्या वैल्यू है, तो वो भी हम है। थोड़े से वहाँ गड़बड़ा गए, इसलिए, और कोई बात नहीं। तो कभी ऐसा लगा सुधाकर जी कि मुंबई छोड़ देनी चाहिए? कोई हाँ, पल आया? एक पल आया ऐसा कि मेरा बहुत बड़ा गाना, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 247 गाने, जी। लेकिन उनका कोई माई बाप नहीं था। तो साहब हर गाने पे मुझे लगता था कुछ हो जाएगा। तो एक गाना आदेश श्रीवास्तव के साथ महबूब में रिकॉर्ड हो रहा था, और उसमें धर्म जी थे, और उसमें शायद रेखा थी और प्राण साहब थे, कुछ बिंदु जी थी, ऐसा बड़ा एक सेटअप था। उसका गाना हो रहा था और मुझे लगा कि अब बस, अब नहीं रुकेगी गाड़ी। चौथे दिन वो पिक्चर बंद हो गई। ओह माय गॉड। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आया, एक्चुअल में मेरा घर बार सब बिक चुका था, काम मेरे पास था नहीं, और मेरा कोई काम बाहर आता भी नहीं था, डायरेक्टर में फेल हो चुका था। तो मेरे पास जो किशोरदा के 18,000 रुपये दिए हुए थे जी। वो उसका एक झोंपड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली, मैं जब भी जाता था तो मेरे मम्मी डैडी बोलते थे भाई तेरा वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ आ जा। तो मैं मिसेज को बोला अगर अब के ऐसा हुआ तो तुम रुक जाना, अब मैं यहाँ आके ये बेच बाच के सब जो है ना अपन चले जाएंगे। अच्छा। तो मिसेज ने थोड़ा विरोध किया कि देखिए जैसा भी है हम लोग यहीं गुजारा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात थी कि मेरी मिसेज ने आज तक टिल टुडे कभी किसी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की। तो वो जो एक फैमिली की एक हिम्मत थी, बड़ा सपोर्ट वो मेरे साथ था। तो मैं जब जाने की सोची कि चला जाऊं तो अच्छा है, तो राजेश भाई एक्चुअल में मैं चला जाता, एक तो मिसेज ने ऐसा कह के रोक लिया, दूसरा एक राजस्थानी डायरेक्टर थे मोहन सिंह राठौर जी। जी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मुझे राजस्थान की तरफ ले गए और वहाँ मुझसे गाने लिखवाए, कहानियों में इन्वॉल्व किया, शूटिंग में इन्वॉल्व किया, और मेरा घर धीरे धीरे चलने लगा। वाह। तो मैं फिर रुक गया। हमारे जितने मेहमान आते हैं हम उनसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। एक शब्द है डिप्रेशन, जो हम लोग बहुत सुनते हैं। हर व्यक्ति ज़िंदगी में एक बार तो डिप्रेशन में ज़रूर जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं कभी नहीं गया। नहीं गए? उसका कारण है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है ना, ये आपका पाला हुआ तोता है। मैं जब भी कभी ऐसी स्थिति में आया, जी, स्थितियाँ तो आती रहती हैं, बिल्कुल, कि आदमी अब क्या करे। आप सोचिए कि मैंने कोई गाना लिखा और मुझे मालूम है कि मैं ये गानों के बाद रातों रात स्टार बन जाऊंगा, और उसमें से मुझे निकाल दिया। मेरी मजबूरी है, मैं नाम नहीं ले सकता। उससे बड़ी कोई पिक्चर ही नहीं थी, उसके बड़े गाने भी कोई हिट नहीं हुए, सब गाने मेरे लिखे हुए। अच्छा। लेकिन मैं निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब जब डिप्रेशन आपको इस तरह का जब आता है
जी। ये कब आता है? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। मैंने कभी हाई लाइफ में रखी नहीं। मैं अगर आपके पास आया, आपने मुझे चाय पूछ ली, वेरी गुड, नहीं पूछी तो मैं क्या आप ही के यहाँ चाय पीऊँगा? मैं आगे निकल लेता हूँ। वाह। एक ही पिक्चर तो मेरी लाइफ नहीं है ना, फिर कोई और कर लूँगा, फिर कोई और कर लूँगा। ऐसे वो जो आपका जो है, और कुछ हमारे यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें एक सिंगर है, उसका नाम है कुमार शानू जी। मेरे लिए एक्चुअल में वो बड़ा फरिश्ता सा आदमी है। जब भी डिप्रेशन हो, आप एक बार उससे फ़ोन कर लो, चले जाओ, अच्छा। आप भूल जाओगे आप क्या है। वो कभी डिप्रेस ही नहीं होता। जैसे मैं जब होता हूँ तो शानुदा के पास चले गए, उनसे बात कर ली, या हम लोग अपने उस्ताद के पास चले गए हजरत जयपुरी साहब के साथ, उनसे बात कर ली, पंडित नरेंद्र शर्मा जी के पास चला जाता था। आप अपने से जो बड़ा विद्वान है, आप जाके थोड़ा सा उनसे बात कर लीजिए। वाह। और आप डिप्रेशन की बात मत कीजिए, ऐसी नॉर्मल बात कीजिए। वो कोई ना कोई आपको, वो बहुत समझदार होते थे, क्या बात है। और वो समझदारी में समझ जाते थे कि ये क्यों आया है, और वो आपको उस डिप्रेशन से निकाल देते थे। क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाएंगे तो होता अच्छा इसके साथ हो, चलो हमारे साथ भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आज जो लोग अगर डिप्रेशन में हैं, उनको भी किसी ना किसी बड़ों वो से, तन्हाई की वजह से वो किसी से बात ही नहीं करते, वो अपने आप में मस्त हैं। वैसे भी माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, जी। छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, डिप्रेशन अकेलापन। का कारण ही ये है, और कोई कारण नहीं है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि विपिन भाई रेशमिया, जी। उनका मेरे कैरियर में बहुत बड़ा हाथ है। नाम हुआ मेरा हिमेश रेशमिया के साथ, जी। लेकिन वो सेकंड है, फर्स्ट है विपिन भाई रेशमिया। क्योंकि विपिन भाई रेशमिया ने ही मुझे हिमेश से मिला है ना, बिल्कुल। कि नहीं इनसे गाने लिखवाओ। अभी उनकी डेथ हुई है, उससे पहले एक दिन उनका फ़ोन आया, बोले मैं कुछ डिवोशनल चैनल के लिए भजन कर रहा हूँ। मैंने तुरंत अगला बोला मैं कब आऊँ। वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बिल्कुल। मैं चला गया। राजेश जी, हम डेली एक भजन रिकॉर्ड करते थे, और हमने 130 भजन रिकॉर्ड किया। वाह। उनके जाने से 3 दिन पहले भी उन्होंने एक भजन रिकॉर्ड किया। तो ये जो आपको काम आज नहीं है, कल आ जाएगा। डिप्रेशन का क्या मतलब है? जब आएगा तो आप लिख नहीं सकोगे, तो और डिप्रेशन में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है, उसको दूर करने की बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट में मत जाओ। मैं कार ले लूँगा, मैं पाली हिल पे बंगला ले लूँगा, मैं ले लेना ना जब आ जाएगा। आप पहले से प्लानिंग क्यों करते हो? मैं कभी पहले से प्लानिंग नहीं करता। तो ऊपर वाले ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, आप जैसे मित्र हैं, मैं आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को देखा, जब उनके साथ में एक किस्सा है सौरभ मोदी साहब का। सौरभ मोदी साहब के साथ हम एक कुछ मिलना चाहता था मैं उनसे, तो मैं उनके ऑफिस में गया। ऑफिस में जब मैं गया तो वहाँ जाके मैंने उनसे जब बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी जिद करके कोई काम मत करना। बोले अगर तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, तुमको ठोकर लगी है, तो पलट के फिर ठोकर खाओगे क्या? वो तो अनजाने में लगी थी, अब समझ जाओ। अब तुम वापस जाओ और फिर ठोकर खा के बताओ मेरे को। तो ये लाइफ है। मैंने जिद करके एक फ्लॉप के बाद दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, और मेरा दफ्तर बंद हो गया। मुझे चाहिए था, फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि राज कपूर साहब जी। मेरा नाम जोकर फेल हो गई जी। मेरा नाम जोकर फेल होने के बाद राज साहब ने अपनी पूरी कटिंग मंगाई सब जर्नलिस्टों से जी। और उन कटिंगों का, जैसे जितने भी जर्नलिस्ट थे, सब ने कटिंग को उन्होंने पढ़ा। 99% सबका जो कमेंट्स था वो ये था कि राज कपूर बूढ़ा हो चुका है, राज कपूर को गाने नहीं गाने चाहिए, राज कपूर को ये नहीं करना चाहिए, राज कपूर को वो नहीं करना चाहिए।
किसी ने ये नहीं कहा कि उनको डायरेक्शन नहीं आती, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको स्टोरी की समझ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको फिल्में नहीं बनानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बॉबी बनाई और पर्दे से गायब हो गए। वाह, अगर वो जिद पे आते, प्राण साहब वाला रोल भी कर सकते थे, प्रेम नाथ वाला भी कर सकते बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं किया। वो बात दर्शकों की उनको लग गई। बॉबी में दूसरी कास्टिंग करके निकल गए, अगला पिछला सब कमा लिया, और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन में कभी पर्दे पे नहीं आए। कल और आजकल रणधीर कपूर की डायरेक्शन थी। जी जी तो ये जो समझदारी होती है ये उन बड़े लोगों में ही है, इसलिए वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, और जो जिद करते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर, आपका कोई गाना जब फ्लॉप हो जाता है तो आप खुद को कैसे संभालते हैं? राजेश भाई, या तो मेरा गाना रिलीज नहीं हुआ, रिलीज हुआ तो कभी फ्लॉप ही नहीं हुआ। अरे वाह 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 वाह। मेरे जितने गाने रिलीज हुए हैं सब हिट हैं, और फ्लॉप और हिट की गिनती मैं इसलिए नहीं करता, एक तो मुझे गाने याद नहीं रहते, आप तो लिखते भी नहीं हैं। और मैं कभी लिखता भी नहीं हूं। मेरे लिए ये पूरी विधा जो है ना, मैं B.R. इशारा साहब बोलते थे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, डेस्टिनी कराती गई और मैं करता गया। वाह, तो ऐसा ही मेरा भी है। मैं ना तो बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान इस सीढ़ी तक आ सकता है तो कोई भी जिसको अपने काम के प्रति लगन हो, अपने काम के प्रति आस्था हो, और वो थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से सीख ले। क्या बात है। जो लोग कह गए, जो लोग लिख गए, हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब आज का कई बार आदमी सोचता है ना कि यार वो चीज़ तो सब बेकार है, मैं कुछ नया करूँगा, नया इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या बात है। पहले ही हो चुका है। कहीं ना कहीं इंस्पायर ही होते हैं हम। 100%। क्या बात है सर, आपने ये बात कही, बड़ी कमाल की बात है। रविंद्र जैन जी भी यही बोलते थे बेटा, हम रिसर्च बोलते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, यानी कि वो सर्च हो चुका है पहले। वाह, तभी तो हम उसको ढूंढते हैं ना, और क्या है उसमें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी, अब उनको राज साहब ने कहानी सुनाई, जी, उनको पसंद नहीं आई। मेरा बहुत आना जाना था, तो हम सेवा में रहते थे, उनकी सेवा में हमारा ज़्यादा क्या था कि राज कपूर साहब आएंगे, बिल्कुल कहानी सुनाएंगे, इन दोनों की क्या बात होती है, हम तो बीच में तो नहीं बैठ सकते, लेजेंड्स थे तो। वो क्या बात करते हैं। मेरा ये हमेशा से शौक रहा है। तो उन्होंने कहा, राज जे क्या कहानी हुई, जे तो वही बात हुई कि एक राजकुमार आया, उसको एक फूल पसंद आया, तोड़ा और चल दिया। तो राज साहब ने कहा कि मेरे को यही गाना चाहिए, अच्छा, इसी को कुछ बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। जी, अब कुंवर की जगह राज साहब कुमार चाहते थे, अच्छा, ले गया राजकुमार। हाँ हाँ हाँ। पंडित जी ने ये बात खुद हमको बताई, शेयर की, क्योंकि अंदर तो उनकी क्या बात हो रही है हमें नहीं पता था। तो हमने पूछा, पंडित जी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये सब पे बहस हो रही थी। तो हम बेवकूफ़, हमको लगा कि अब इनका लगता है ये तो गाना मिलेगा नहीं। हमने कहा साहब कुमार कर देते, उसमें कौन सी बात है। बोले जे तुमको जब पता लगेगा जब मैं पूरा लिखूंगा। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। अब जब उन्होंने पूरा लिखा तो जब भी इतनी समझ नहीं आई, अब समझ आई कि अगर वो लिखते हैं कुमार जी, तो काफिया क्या होगा, आर पार मार धार चार बार रार, जो आम है। जी, उन्होंने लिखा राजकुंवर, अगली लाइन लिखी भंवरे तू कहना ना भूल, फूल तेरा हो गया इधर उधर। इधर उधर, तो इधर उधर का काफिया, सुंदर सरल सुगर, क्या बात है। शुगर, डाल से गया उतर। जी, तो ये जो नए काफिये लाए थे, वाह, ये कहाँ से आते? तो हम जब उन चीज़ों में सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लगा गए,
हमारे बुजुर्ग डिक्शनरी हैं, तो जो गली हमसे ना लिखी जाए वो हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं। लिख के गए। आप वैसा आप कर लीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता हो कि कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया है, आप क्या पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सच बात तो ये है कि मेरा कुछ भी अधूरा नहीं रहा। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, और मैंने जितने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड थे, पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके ये रणवीर कपूर तक, जी। सबके साथ मैंने काम कर लिया। मैंने टॉप म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया, टॉप लिरिक राइटरों के साथ रह लिया, टॉप प्रोड्यूसरों के साथ काम कर लिया, टॉप सिंगरों ने मेरे गाने गा लिए। राइट। और मैंने आज भी जितने टॉप के सब हैं वो सब मेरे यार दोस्त हैं। देखिए, मैंने पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ शंकर जयकिशन। जी। मेरा फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में एक नाम है। शंकर जयकिशन के पहले डायरेक्टर थे राज कपूर साहब, जी। और आखिरी डायरेक्टर मैं। अरे ओह, वाह। तो क्या बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एक ही तमन्ना मेरी बाकी थी जी। जो अचानक पैदा हुई थी, वो भी पूरी हो रही है कि मैंने भजन बहुत लिखे, ये किया। लेकिन मैं ये जो अब रामायण कर रहा हूँ अमित कुमार जी के साथ, ये पूरे होते होते फिर मुझे कोई और तमन्ना नहीं है। काम मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। तो अपने फैंस को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो फैंस से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसे ही मेरे अन्नदाता बने रहें। मेरे फैंस मेरे अन्नदाता हैं। क्या बात है। आज डिजिटल का ज़माना है, वो मेरे गाने सुनते हैं, मुझे उसकी रॉयल्टी मिलती है और मेरा घर चलता है। बिल्कुल सही है सर। वाह सर, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई। एक अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि 9 करोड़ रोजगार या 9 करोड़ लोगों का रोजगार ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा इस एआई की वजह से। क्या गीतकारों के साथ भी होगा? उससे पहले मैं आपको एक कविता के 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हर शब्द में बसी है रोशनी, हर नगमा करता बंदगी है, संगीत की लहरों पर तैरती उनकी कलम की ये कश्ती है। ओढ़ली चुनरिया जब गूंजा, हर दिल में उसमें बसी खुशी है, हर गीत से निकली रोशनी, हर शब्द में उनकी बंदगी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये आपने नहीं लिखा है? नहीं, ये एआई ने लिख के मुझे दिया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक्स एआई के, वो मेरे बारे में इतना जानते हैं और लिखा। लेकिन राजेश भाई, एक बात बताऊं, जो ये बात है इसमें 9 करोड़ 9 लाख 9, ये तो मुझे नहीं मालूम जी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा काम होगा और एक बहुत बुरा होगा। बताइए। बुरा तो ये होगा कि जितने इस तरह के लोग घूम रहे हैं कि कुछ भी लिख रहे हैं, बराबर, ये गायब हो जाएंगे। ये नहीं रुकेंगे। लेकिन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरक्की हो जाएगी। वाह। इसका सहारा लेके? कैसे? नहीं, सहारा वो नहीं लेंगे। आप प्रोड्यूसर हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। अब आपने कहा कि यार एआई से गाना करा लेते हैं। अच्छा, एआई ने गाना दे दिया, इमोशन नहीं आएगा उसमें। उसके लिए किसी सुधाकर शर्मा की जरूरत पड़ेगी। ये खाका है एआई का, यार इसमें जरा इमोशन ले आओ, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था। तो आपको नए जो एक विधा थी वो मिली, लेकिन जैसे कि म्यूजिक लाइन में जब आप गाने को फीड करा लेते हैं फिर भी लाइव बजवाते हो ना ढोलक तबले। बिल्कुल। तो ऐसे ढोलक तबले शब्दों के बजेंगे फिर। क्या बात है। फिर वो इमोशन हम लोग लेके आएंगे और मुंह मांगे पैसे लगेंगे। और ये दुनिया जहाँ से चाली होती है वहीं पे आके रुक जाती है। आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ कि एक ज़माना था जब राइटरों का नाम मुंशी जी होता था। जब थिएटर पे राइटर म्यूज़िक डायरेक्टर बैठते थे, उसी टाइम जो है ना वो गाना बनाते थे, गाना गाते थे, म्यूज़िक चलता था
और साइलेंट पिक्चर चल रही होती थी। तो वो जो मुंशी जी हैं, अब वही मुंशीगिरी का काम वापस आ जाएगा। एआई के गाने को दुरुस्त करने के लिए आपको टॉप के राइटरों की ज़रूरत होगी और वो पैसे लेंगे। क्या बात है। टॉप का जो म्यूज़िक बनाएगा, म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिएगा, अच्छा रिदम, ऐसी रिदम आ गई है, अब इस रिदम में मैं और क्या कर सकता हूँ। हम एआई की में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, एआई हमारी में कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, एआई को दे दीजिए, अगली लाइन लिख के बताए। बिल्कुल नहीं होगा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, एआई नहीं लिखेगा, क्योंकि वो इमोशन नहीं है उसके। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चीज़ इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास किस्सों का, आपके पास नॉलेज का, इतिहास का बहुत बड़ा ख़जाना है। मैंने एक बार सुधाकर जी से पूछा, मैंने कहा आपको सब इतनी नॉलेज है, ये 7 बंगला क्यों नाम पड़ा होगा? तो सुधाकर जी ने क्या बोला, वो सर ये तो हम भी जानना चाहेंगे सर, ये नहीं पता। सर इसमें 7 बंगले थे। अच्छा। 7 में से 2 बंगले अभी हैं, 5 टूट गए। अच्छा। और 4 बंगले में 4 बंगले थे जी, जिनमें 2 बंगले टूट गए, 2 बाकी हैं। अच्छा अच्छा। और वो जो बंगले जो अभी जो बाकी हैं, वो एक तो बंगला वो है जो मैकमोहन जी जिसमें रहते थे। अच्छा, उसका पार्ट है। बाजार से आप जाते हो, हाँ, फ्रूट के पीछे। हाँ जी, हाँ जी जी। वो एक बंगला था। एक अभिषेक बंगला था जिसमें अनिल शर्मा रहते हैं और कमलजीत एक्टर, हाँ सामने सामने रहते हैं। और एक उसी गली में चर्च के पास जो है ना 2 बंगले और हैं। अच्छा। छोटे छोटे हैं, एक के आगे कुआं है। अच्छा, यही 4 बंगले हैं इसके। अच्छा, बाप रे। उसमें से आप बता रहे थे कि वो कौन से मशहूर एक्टर का या किन का घर था, सब एक्टर्स वहाँ पर आकर के बहुत। एक बंगला था गो भाई कॉटेज। अच्छा, गो भाई कॉटेज जो है ना 7 बंगला के गार्डन के सामने थोड़ा सा आगे था, और वो बंगला था हुसन लाल भगत राम का। अच्छा। जिसमें बहुत ही फेमस जो आज के लोग हैं वो सब, कोई कहीं सो जाता था, कोई कहीं सो जाता था। कम से कम उस पौध में से बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर बने हैं। हम अपने मुंह से उनका क्या नाम लें, लेकिन बहुत हैं। किन किन का नाम लिया जाए, बहुत बड़े बड़े हैं। खयाम साहब भी वहीं में से एक हैं। अरे बाप। और वो वहाँ पे जो है ना शंकर जयकिशन के भी वहीं से एक है, उन्हीं के शागिर्द थे। और उनके शागिर्द कौन नहीं थे, हुसनलाल भगत राम एक वो थे, जब उनकी गाड़ी शेवरलेट 2 चलती थी तो दुनिया कांपती थी उनसे। उस ज़माने में उस ज़माने की पहली नंबर 1 जोड़ी थी। और लता जी को पहला सुपरहिट गाना जो है ना उन्होंने दिया था, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। अच्छा, उनका था। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। ये तो 30s की बात होगी मेरे ख्याल से जी, 1930 के आसपास। और 7वें बंगले में एक में साहिर साहब जहाँ रहते थे, पिकनिक कॉटेज उसका नाम था। वो गो भाई कॉटेज, पिकनिक कॉटेज, ऐसे करके ये 7 लाइन से बंगले थे। अच्छा। और ये जो आदर्श नगर है, ये फौजी की बैरिक्स थी सब। अच्छा, मिलिट्री बैरिक्स हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस लिरिक्स राइटर ने, किस गीतकार ने सबसे ज़्यादा पेमेंट लिया होगा? सर ऐसा देखिए, मैंने सुना है जी कि 10,000 रुपये शैलेंद्र जी जो है ना, वो एक गाने के उन लोगों ने लिए उस ज़माने में 60 के आसपास। अच्छा। और साहिर साहब एक पिक्चर का उन दिनों जो है ना वो भी लाखों रुपए लेते थे। उन्होंने बंगले बनाए, उन्होंने गाड़ियाँ की, उन्होंने पिक्चरें बनाई, तो पैसे से ही बनी। बिल्कुल। आप किशोर दा के साथ रहे जी, वो कितना चार्ज करते थे? किशोर दा जो है ना, मतलब जब आप 75 के आसपास जब मैं उनके करीब था, तो वो 15 से मैंने शुरू देखा था उनको। 15 ले रहे हैं, फिर 20, 25, 30,000 रुपये तक गए वो। अच्छा। हाँ, अगर 2 अंतरे के बाद तीसरा अंतर आ गया उसका भी पैसा अलग से ले लेते। वाह वाह। उन लोगों का एक रुतबा था कि वो अगर करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा हमारे देश के जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा जी को और उनकी बातें भी सुनी। तो अगले एपिसोड में फिर किसी हस्ती से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए लाफिंग कलर्स की वायरल वाणी।